स्टूडेंट्स, काइंड्स ऑफ सेंटेंस के अंतर्गत आज 12वां दिन है। हेडिंग क्या शुरू हुई है आपका? इंट्रोगेटिव सेंटेंस एग्जांपल्स। इंट्रोगेटिव सेंटेंस एग्जांपल में पार्ट 1 हुआ था। पार्ट 1 में मैं हु का एग्जांपल्स दिया था लास्ट वीडियो में। आज हुम पर क्लास है। किस पर है? हुम। जैसा कि मैं 9 बेसिक क्वेश्चन वर्ड में लिस्ट में इसको किस नंबर पर दिया हूं? सेकंड नंबर पर। मीनिंग क्या है भैया? किसे आप किसको, केस क्या है? वहां पर केवल शॉर्ट में मैं यह लिखा था, अरे सॉरी वो लिखा था, ठीक। अब यहाँ फुल फॉर्म में लिख दिया क्योंकि वहां जगह नहीं थी। ऑब्जेक्टिव केस, इसको मैं ओ से दर्शाया हूं, वो मेरा अपना कोड है, ठीक। पार्ट्स ऑफ स्पीच प्रोनाउन, हु का भी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? प्रोनाउन। तो कल की क्लास में हु वाले में मैं प्रोनाउन लिखना मिस कर गया था, आप लिख लीजिएगा, हालांकि लिस्ट में दिया हूं, मैं लिस्ट में पूरा दिया हूं। तो कल वाले में हु यहाँ था, वहां प्रोनाउन आप नीचे डाल दीजिएगा एरो बनाना। अब देखिए, यूज फॉर ह्यूमन, हुम का प्रयोग कहाँ होता है? यूज फॉर ह्यूमन टू फाइंड आउट ऑब्जेक्ट। खास बात है कि ऑब्जेक्ट ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग होता कहाँ है? यूज्ड इन। देखिए ये थोड़ा सा मेरा अपना तरीका है, हम लिख सकते हैं कि इट इज यूज्ड, इट इज यूज्ड, सेंटेंस पूरा बन जाएगा। इसका प्रयोग होता है तो उतना लिखने की जरूरत नहीं है, शॉर्टकट में लिख लीजिए यूज्ड, क्योंकि ये क्या है? चार्ट है ना। तो अब क्या करोगे? यहां देखो, यूज इन फॉर्मल इंग्लिश, यानी फॉर्मल इंग्लिश में प्रयोग होता है। फॉर्मल इंग्लिश क्या होता है? रिटेन इंग्लिश। अब चलिए, अगर स्पोकन इंग्लिश में किसे किसके के लिए इंग्लिश का प्रयोग करना है तो क्या करोगे? हु का प्रयोग कर दोगे, जैसा कि कल बताया जा चुका है। और वहां पर मैं एग्जाम्पल दिया हूं हुम और हु दोनों का। तो हुम को मैंने क्रॉस कर दिया था। क्या एग्जाम्पल कर दिया? हु डू यू लाइक मोस्ट, ये एग्जाम्पल था, आप देख लीजिएगा। तुम सबसे ज्यादा किसे पसंद करते हो? आंसर क्या था? आई लाइक माई मदर मोस्ट। दोहरा दे रहा हूं। तो वहां पर हु से जो बना था वो सही है क्योंकि स्पोकन इंग्लिश थी, और हुम से गलत है। तो जहां भी स्पोकन का सेंटेंस रहेगा आप हुम से नहीं बनाएंगे, हु से बना लीजिएगा। यहां जो सेंटेंस दिया जा रहा है रिटेन कर दिया जा रहा है, ओके। तो हुम दिया जाएगा। और आगे एक बात और बता दे रहा हूं, 3 तरह का हमने लिस्ट दिया है, 9 बेसिक, 9 फॉर्मेटिव और अदर फॉर्मेटिव। अदर फॉर्मेटिव में प्रीपोजिशन लगा करके हुम के साथ मैं क्वेश्चन वर्ड बिल्ड करने का तरीका आपको सिखाया। तो वहां पर प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया, यानी इसके पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है तो वह फॉर्मल इंग्लिश है, और लास्ट में होता है यानी वर्ब के बाद होता है तो वह इनफॉर्मल इंग्लिश है। तो ऐसी स्थिति में यहां प्रीपोजिशन लगाओगे तो इसका प्रयोग कहाँ होगा? फॉर्मल इंग्लिश में। बाद में लगाओगे होम डॉट डॉट करके लास्ट में तो कहाँ होगा? इनफॉर्मल इंग्लिश। तो इनफॉर्मल इंग्लिश का मतलब स्पोकन इंग्लिश, तो वहां पर फिर हु आ जाएगा। तभी मैं एग्जांपल्स आगे और बढ़ाऊंगा। कुछ एग्जांपल मैं यहाँ नोट किया हूँ आपका समय बचाने के लिए, ठीक। कम समय में ज्यादा काम। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। तुम किसे पढ़ाते हो? पहला प्रश्न है हिंदी का। अगर इसका आंसर लिया जाए तो मैं मेरे अनुज को पढ़ाता हूं, तुरंत आंसर ले सकते हैं। यहां पर देखिए, मैं मेरे अनुज को पढ़ाता हूं, सही आंसर है।
आंसर किस में है? अफर्मेटिव सेंटेंस। आपको हिंदी टू इंग्लिश सीखना है तो इंग्लिश पर ज्यादा फोकस करना है, लेकिन हिंदी का सेंटेंस भी आपको समझना है। इस हिंदी के वाक्य में तुम क्या है? सब्जेक्ट है। किसे क्या है? ऑब्जेक्ट है। पढ़ाते हो क्या है? मेन वर्ब अर्थात ट्रांसिटिव वर्ब है। मेन वर्ब के स्थान पर ट्रांसिटिव वर्ब का प्रयोग हुआ है। यह ऑब्जेक्ट है तो यह ऑब्जेक्टिव केस बनेगा, यानी इसके लिए जो क्वेश्चन वर्ड आएगा करें ऑब्जेक्टिव केस ऑफ, यहां बना लीजिए आप क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड की केस कौन लगेगी? ऑब्जेक्टिव केस। तो ऑब्जेक्टिव केस ऑफ क्वेश्चन वर्ड बनेगा। अब सवाल ये उठता है कि वो गाय भैंस बकरी को तो पढ़ाएगा नहीं, आदमी को पढ़ाएगा, ह्यूमन को। तो ऑब्जेक्टिव केस ऑफ क्वेश्चन वर्ड हमारा क्या हो जाएगा? बोलिए बोलिए, बढ़ाइए भाई, आप लाइन मारिए। हाँ, खूब हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव केस ऑफ क्वेश्चन वर्ड क्या हो गया भैया? हुम हो गया। अब चलिए, तो ट्रांसलेशन हम हुम से शुरू करते हैं। क्वेश्चन वर्ड हुम लगा दिया। हुम ऑब्जेक्टिव केस में क्यों है? तो इसका उत्तर है कि इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट मौजूद है। देख लीजिए, यू यहां मौजूद है। अब सब्जेक्ट मौजूद है तो इसकी केस हर हालत में ऑब्जेक्टिव होगी। और हु वाले में, हु के साथ अगर आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हो तो वहां भी यही बात ध्यान देना है कि हु के बाद अगर वाक्य में कोई सब्जेक्ट है, कल चर्चा हुई थी, हु के बाद कोई सब्जेक्ट है तो हु की केस क्या हो जाएगी? तुरंत ऑब्जेक्टिव हो जाएगी। लेकिन हु के बाद कोई सब्जेक्ट नहीं है, सीधे वर्ब है, सीधे क्रिया है। अब वह क्रिया ट्रांसिटिव भी हो सकती है या हेल्पिंग वर्ब प्लस ट्रांसिटिव वर्ब हो सकता है, ठीक है ना। अब सवाल है इंट्रांसिटिव भी हो सकता है। यहां क्या है? हु के साथ में बता रहा हूं, जब नॉमिनेटिव केस में होगा तो सीधा वो नॉमिनेटिव केस है तो क्रिया कुछ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। लेकिन ऑब्जेक्टिव केस में है तो हर हालत में क्रिया क्या होगी? ट्रांसिटिव होगी। सीधा सीधा बात है। तो जो ऑब्जेक्टिव केस में होगा तो सेम पैटर्न पर यहां हम हु का प्रयोग कर सकते हैं, बशर्ते सेंटेंस हमारा स्पोकन का होना चाहिए। ये कल के क्लास में डन है, उसे आप देख लीजिएगा। आज आप हुम पढ़ रहे हैं तो देखिए सब्जेक्ट मौजूद है तो हुम का केस क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव। होम डू यू टीच, ट्रांसलेशन आगे हम सिखाएंगे टेंस में। तुम किसे पढ़ाते हो? क्या है? प्रेजेंट इंडिफिनिट है। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में करता हमारा तुम है तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब डू का प्रयोग होता है। तो होम लगाया, फिर हेल्पिंग वर्ब डू लगाया, फिर क्या लगाया? यू लगाया, फिर टीच कर दिया। अब देखिए, अगर स्ट्रक्चर ढूंढते हो, चूंकि मैं हिंदी का स्ट्रक्चर नहीं दिया इसलिए नहीं दिया कि टेंस में मुझे देना, टेंस में एक साथ कॉमन पढ़ाना है। अब स्ट्रक्चर ये फर्स्ट में है, मैच करा लीजिए। क्वेश्चन वर्ड है, हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट है और मेन वर्ड क्या है? मेन वर्ड आपका ट्रांसिटिव वर्ब है। वहां स्ट्रक्चर में क्या है? ऑब्जेक्ट लिखा है। तो ऑब्जेक्ट लिखा है, अगर ऑब्जेक्ट यहां रहेगा तो क्वेश्चन वर्ड कुछ दूसरा रहेगा। यहां पर तो क्वेश्चन वर्ड किसके लिए लगा? ऑब्जेक्ट ज्ञात करने के लिए ही लगा है, इसलिए ऑब्जेक्ट यहां से क्या है भैया? गायब रहेगा। उत्तर में देख लीजिए, आंसर में देख लीजिए, ऑब्जेक्ट यहाँ मौजूद है। तो स्ट्रक्चर हमारा वही है। आई टीच माई यंगर ब्रदर, मैं मेरे अनुज को पढ़ाता हूँ, या मैं अपने, ये रिटेन हिंदी है, सही शुद्ध हिंदी है।
मैं मेरे अनुज को पढ़ाता हूँ, लेकिन अगर मेरे की जगह अपने लगा दिया जाए तो क्या हो जाएगा, ये स्पोकन हिंदी हो जाएगा। मैं अपने अनुज को पढ़ाता हूँ। तो हमारे यहाँ पूर्वांचल में, यूपी पूर्वांचल, यहाँ तक कि बिहार, सब जगह अपने ही लगाया जाता है। लेकिन यही अगर यूपी पश्चिम में जाओगे या इंडिया में और जहाँ हिंदी बोली जाती है, वहाँ ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं बोलना चाहिए। कहीं स्पीच देना है तो आपको यही बोलना चाहिए। बोलचाल में चल जाएगा स्पोकन में, लेकिन कहीं आपको भाषण देना है तो मैं मेरे ही कहना चाहिए। मैं मेरे देश में ये बोलना चाहिए। कोई नेता कहता मैं अपने देश में, तो स्पोकन हिंदी हो जाएगा। अब मैं मेरे देश में, ठीक ना, मुझे मेरे देश में रहने का अधिकार है, एकदम सही, करेक्ट। अब मुझे अपने देश में, करेक्ट तो ये भी है, लेकिन स्पोकन हिंदी है। तो ये भी एक नई बात जान लीजिए, क्योंकि ये भाषा विज्ञान आप पढ़ रहे हो तो जरूरी नहीं है कि आपको हिंदी आती हो। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, तुम किसकी मदद किए थे। यहां पर किसे आवली किसको लिखाया गया, तो किसको से किसकी हो गया। तो हिंदी भाषा में इसका रूप बदलेगा, किसको किसकी, ठीक ना, रूप बदलेगा। तो रूप बदल गया तो इतना तो भाई थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। तुम किसकी मदद किए थे, किए थे या किए, ये दोनों पहचान किसकी है, पास्ट इंडिफिनिट की, ठीक ना। वह कल ही चला गया या कल ही चला गया था, दोनों सेम टेंस है। कौन सा, पास्ट इंडेफिनिट। ये सारी चीजें कहाँ पढ़ेंगे आप, टेंस में। अब चलिए टेंस का पता हम कर लिए, क्या भैया, सब्जेक्ट। इसका मतलब किसकी क्या हो जाएगा, यहीं से पकड़ना है आपको। हिंदी से अगर अंग्रेजी ट्रांसलेशन करते हैं तो यहां पकड़िए, तुम क्या हुआ, सब्जेक्ट। मदद करना क्या हुआ, ट्रांसिटिव वर्ब। कौन, मेन वर्ब। तो किसकी क्या हो जाएगा, सीधा सीधा ऑब्जेक्टिव केस। तो ऑब्जेक्टिव केस में हम हूं लगा दिए। रिटेन का सेंटेंस है, हूं नहीं लगाएंगे, तो हूं लगा दिए। और अकॉर्डिंग टू टेंस हेल्पिंग वर्ब डिड लगा दिए। फिर क्या कर दिए, सब्जेक्ट यू लगा दिए, और क्रिया का फर्स्ट फॉर्म यानी मेन वर्ब ट्रांसिटिव वर्ब लगा दिए। आंसर देखिए, ये स्ट्रक्चर कहाँ है, वहीं फर्स्ट में है, फर्स्ट में भैया, ठीक है ना। अब यहाँ आंसर क्या है, आई हेल्प एन ओल्ड मैन। मैं एक बूढ़े आदमी की मदद किया था। किसकी मदद किया था, एक बूढ़े आदमी की। तो मैं एक बूढ़े आदमी की मदद किया था, हो गया। अब आगे कुछ एग्जाम्पल और मैं देता हूं। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए होम का प्रयोग, जैसा कि ये सेंटेंस में लिखा था, किसी भी टेंस में, कौन सा टेंस छोड़ करके, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, यानी 15 टेंस में से जो मुख्य 3 टेंस छोड़ दीजिए, 12 में, यानी इंडिफिनिट से शुरू करिए, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, तीनों के चलते हैं 12, कहीं भी आप प्रयोग कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू टेंस होगा। अब जो थर्ड कैटेगरी है क्वेश्चन वर्ड की, उसके आधार पर मैं कुछ क्वेश्चन दे दे रहा हूं, देखिए। नोट कर लो भैया।
टेंस क्या हो गया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक, अभी तो टेंस पढ़े नहीं है, आप काइंड्स ऑफ सेंटेंस पढ़ रहे हैं, टेंस की तैयारी चल रही है। तुम यह काम किसके लिए कर रहे हो? अब सवाल यह है कि किसे, किसको की अंग्रेजी तो आप जानते हो, किसके लिए की अंग्रेजी यार, किसके लिए फंसोगे। तो जो तीसरी श्रेणी मैंने बनाया है, जो तीसरी श्रेणी है, अभी कान खोल सुन लीजिए, वो सिर्फ मेरे द्वारा ही पाएंगे। जो तीसरी श्रेणी है, 2 श्रेणी, 9 बेसिक, 9 फॉर्मेटिव, ये तो मिलेगी, लेकिन हर किताब में नहीं मिलेगी, कुछ किताबों। जो तीसरी श्रेणी मैंने बनाया है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, ये भी बता दे रहा, क्योंकि जो बनाया है उसको तो सब जानते हैं, सब पढ़ते हैं। तो चलिए तीसरी श्रेणी में हम चलते हैं। अब यहाँ देख लो भैया, किसके लिए, तो इसको तोड़ दो, क्या किसे प्लस के लिए कर दो, क्या कर दो, के लिए, किसे प्लस के लिए कर दो। अब यहां देखो, पहला काम हमने कर दिया, पहले तो सबसे पहले तो सब्जेक्ट ढूंढना चाहिए, सब्जेक्ट है ये, बोलो। और यह काम क्या है भैया, ऑब्जेक्ट है यह, ठीक है। अब ये कर रहे हो, बोलो मेन वर्ब बनेगा ट्रांसिटिव की इंट्रांसिटिव, बीटी, हाँ बीटी नहीं, बिहारी भाषा नहीं, वी वी वी, तुम भी बोल रहे हो, बीटी। तो अब बताओ, ये आपका क्वेश्चन वर्ड बनेगा, यस। तो किसे की इंग्लिश क्या होती है, होम। के लिए क्या है, प्रीपोजिशन है, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, फॉर। प्लस हो गया, yes. अब होम के बाद फॉर का प्रयोग करोगे तो यह हो जाएगा इनफॉर्मल इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश, यही लिस्ट में बताया गया है। और फॉर को इधर ले आ दोगे तो हो जाएगा फॉर्मल इंग्लिश। तो क्रिएट करने का मैं तरीका बताया, अनोखा तरीका, इसी को लोग ट्रिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं भैया, लेकिन नो ट्रिक विदाउट ट्रैक, बिना ट्रैक का ट्रिक काम नहीं करता है। और ट्रैक का मतलब समझ रहे हैं, सिस्टम में आइए, ट्रेन बना दीजिए और रेल मत बिछाइए, रेल की पटरी, ट्रैके मत लगाइए, तो कहाँ दौड़ेगी, रोड पर, पिच रोड पर दौड़ेगी, मुश्किल में फंस जाएगी। तो सिस्टम में आइए, रेगुलर क्लास लीजिए, क्रम से पढ़िए। तो चलते हैं भाई, अब हम क्या करेंगे, अरे एक बार फॉर्मल इंग्लिश, एक बार इनफॉर्मल इंग्लिश। तो पहले हम फॉर्मल इंग्लिश की बात कर रहे हैं, ये हमारा बनेगा क्वेश्चन वर्ड, क्या बन गया, अरे ये बनेगा हमारा क्वेश्चन वर्ड। तो चलते भैया, तो क्वेश्चन वर्ड बना, तो क्या करते हैं, फॉर का प्रयोग मैंने कर दिया पहले, यस, फॉर का प्रयोग कर दिया मैंने पहले, फॉर हुम, ओके। अब हमें जरूरत पड़ेगी अकॉर्डिंग टू टेंस हेल्पिंग वर्ब, और साथ में सब्जेक्ट का भी तो ध्यान देना है। तो सब्जेक्ट है तुम, और टेंस है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यू के साथ क्या लगाते हो, आर लगाते हो, ठीक ना। ये टेंस की तैयारी में कर रहा हूं, तो इसे पढ़े रहोगे तो टेंस कुछ नहीं है। तो यहाँ हम क्या लगा देते हैं, आर, उसके बाद क्या कर देते हैं, यू, ठीक। अब चलो, करना, काम, कुछ करना का अंग्रेजी क्या होती है, डू। तो फॉर हुम आर यू डूइंग, बोलो डूइंग हो गया, और उसके बाद दिस काम के लिए आप दिस वर्क लिख दो, दिस टास्क भी लिख सकते हो, दिस वर्क, दिस टास्क एक लिख रहे हैं, टास्क,
टास्क भी नहीं सकते, ठीक ना, ये चीज। चलो, लेकिन आप वर्क लिखो यहाँ पर। अब आगे चलो, मार्क ऑफ इंटरोगेशन लगेगा, ये क्या हुआ, फॉर्मल इंग्लिश। ये है इन, यानी ये सेंटेंस किसमें है, इन फॉर्मल इंग्लिश, ठीक। इन मत लिखो यहाँ पर, इन लिखोगे तो कंफ्यूज हो जाएगा, इनफॉर्मल लिखना पड़ेगा, तो फिर इन पढ़ोगे, 2 बार पढ़ोगे। इससे अच्छा है कि इसको हटा देते हैं, ठीक ना। सीधा सीधा फॉर्मल इनफॉर्मल बोलते हैं, समझ जाओगे। इन लिखेंगे तो बात फंसेगी। इनफॉर्मल इंग्लिश, ऐसा नहीं, फॉर्मल इंग्लिश। फॉर्मल इंग्लिश का मतलब मुन्ना रिटेन इंग्लिश, इसको क्या नहीं, याद कर डालो सब, ठीक है। यस सर। अब आप क्या करो, अब आपको करना क्या है, इसे ले जाना है इनफॉर्मल इंग्लिश अर्थात स्पोकन इंग्लिश में। तो देखो क्या होने जा रहा है, ये फॉर हटेगा, पीछे जाएगा, तो कहाँ जाएगा, यहाँ और कर दो, यहाँ और कर दो। यहाँ पर मैं कर दिया होम, उसके बाद आर, उसके बाद यू, डूइंग, ध्यान देना। अगर सेंटेंस यही समाप्त होगा तो ये यही आएगा ना, लेकिन सेंटेंस समाप्त हो रहा है ऑब्जेक्ट पर। कहाँ जी, ऑब्जेक्ट पर। थोड़ा इसको एनालाइज कर लो, इसको एनालाइज कर लो। ये क्या हुआ, क्वेश्चन वर्ड, ये क्या हुआ, हेल्पिंग वर्ड, ये क्या हुआ, सब्जेक्ट, और ये क्या हुआ, ट्रांसटिव वर्ड, मेन वर्ड। अब तो समझ ही गए यार, हेल्पिंग है तो मेन वर्ड तो आएगा ही, क्या बार बार लिख रहे हो, है कि नहीं। अब ये हुआ ऑब्जेक्ट, ठीक। तो फार कहाँ लगेगा, ऑब्जेक्ट के पूर्व नहीं लगेगा, ऑब्जेक्ट के बाद लगेगा। तो कहाँ लगाएंगे हम, तो होम आर यू डूइंग, जो डूइंग का संबंध किससे होगा, वर्क से, दिस वर्क से, और दिस वर्क क्या होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। किसके लिए, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे पत्र किसके लिए लिख रहे हो, तो लिखोगे पत्र को, और जिसके लिए लिखोगे, जब पत्र लिखोगे तो पत्र क्या होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जिसके लिए लिखोगे वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो प्रीपोजिशन के साथ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होता है, बाद में लगता है, समझ आया ना। अब क्या करते हैं भैया, क्योंकि ये भी ऑब्जेक्टिव केस है ना, देख रहे हो क्या, नहीं देख रहे हो, अरे डबल ऑब्जेक्ट है, ये है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, लो मुन्ना लिख दिया, और ये भी, ये क्या है, ऑब्जेक्टिव केस में है, किसके साथ, प्रीपोजिशन के साथ। तो डबल ऑब्जेक्ट में है या सेंटेंस, पहला ऑब्जेक्ट तो ऑलरेडी है क्वेश्चन के भीतर, यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्रिया का प्रभाव तो इसी में पड़ेगा, किया जाएगा, किसके लिए किया जा रहा है, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पता करने के लिए यहाँ पर फॉर होम का प्रयोग हुआ है। तो क्या होगा, whom आर यू डूइंग, ये देखो, दिस वर्क, बंद करो भैया, दिस वर्क फॉर, देखा, कौन सी इंग्लिश, यहाँ पर पहले फॉर्मल इनफॉर्मल लेके चलोगे, स्पोकन तो बाद में कहोगे, इनफॉर्मल इंग्लिश, इनफॉर्मल इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश, ये स्पोकन इंग्लिश, ओके। तो इसीलिए मैं लिस्ट तीनों 9 बेसिक, 9 फॉर्मेटिव, अदर फॉर्मेटिव का पहले लिस्ट दिया पढ़ाने की सुविधा के लिए। अब बताओ भैया, यहाँ पर हमने होम कर
लिया, इसका अल्टरनेटिव है। अब इसका अल्टरनेटिव क्या होगा, यानी इसके इक्वल क्या होगा, इसका अल्टरनेटिव ध्यान देना, इसका अल्टरनेटिव क्या है, ठीक। परंतु इसका अल्टरनेटिव यहां पर हु होगा नहीं, इस फार हु तो नहीं हो सकता है ना, फार हो नहीं सकता। तो अब क्या करेंगे, यहां पर इक्वल दे देंगे, यानी इसका इक्वल, नीचे वाले का इक्वल क्या हो सकता है, बराबर। यहां कर दो हु आर यू डूइंग दिस वर्क, बाकी चीजें क्या होगी, लिखा हुआ ऑलरेडी। तो यहां पर हुम का अल्टरनेटिव हो जाएगा हु, किसमें, इनफॉर्मल इंग्लिश। अब बिना, ध्यान देना, क्या ध्यान देना है, बिना प्रीपोजिशन का अगर ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करना है, किसमें, इनफॉर्मल इंग्लिश में, बिना प्रीपोजिशन का, तो सिर्फ और सिर्फ हु करोगे। यानी इनफॉर्मल इंग्लिश में बिना प्रीपोजिशन का भी प्रयोग ऑब्जेक्टिव केस में होगा और प्रीपोजिशन के साथ भी होगा, इस तरह से। लेकिन फॉर्मल इंग्लिश में चाहे प्रीपोजिशन रहे या न रहे, हु का प्रयोग ऑब्जेक्टिव केस में नहीं हो सकता है। समझ गए कि नहीं समझ गए, तो ये चीज है। अब बताओ यहां पर हम क्या करते हैं भैया, इसका आंसर लेते हैं, ये देखो अरे आंसर मैंने लिया, हाँ इसका एनालिसिस कर दे, एनालिसिस तो वही मिलेगा ना, समझ गया ना, यस सर, वही मिलेगा तो क्या करना है, बस फार चला गया। अब यहाँ पर आंसर मैं लेता हूं, तो क्या, आई एम डूइंग दिस वर्क, ध्यान देना, आई एम डूइंग दिस वर्क फॉर, ठीक ना, फॉर माई फ्रेंड, ठीक है। स्ट्रक्चर संख्या क्या होगी, वही होगी पहली, फर्क क्या है, डबल ऑब्जेक्ट के साथ। अब यहां आंसर में देखो, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब क्या है आपका, बीटी, बोलो, दिस वर्ब क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सब पढ़ लिया मुन्ना, ये ऑब्जेक्ट वगैरह पढ़ो कहाँ, वर्ब के चैप्टर से, यस सर, एक डायरेक्ट। अब ये हो गया प्रीपोजिशन और ये हो गया इनडायरेक्ट, समझ गए। तो ये तो बहुत पुराना नियम है यार, कहा कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले है और इनडायरेक्ट बाद में, तो कोई ना कोई प्रीपोजिशन लगेगा, पढ़ाया हो ना, यस सर। तो इस तरह से कहा भाई, एग्जाम्पल थोड़े समाप्त होने वाला है, वो तो देता रहूंगा नहीं, आगे आप टेंस बन पाएंगे। तो होम का वर्क भी खत्म, अब आगे क्या, क्रम से पढ़ते जाइए और कंपेयर करके पढ़ते जाइए, एकदम इंग्लिश का पोस्टमार्टम होता है यहाँ, किसके द्वारा जी, बाई ऑफिसर द्वारा। हाँ, मजाक कोई नहीं है यहाँ पर, झुंझुना नहीं, और बस इतने कहना है कि आई एम नॉट अ वीडियो मेकर, ठीक ना। तो वीडियो मेकर से थोड़ा सा बच के रहिए, चैनल अच्छा पकड़िए, चाहे मेरा हो चाहे अन्य किसी का, ठीक ना।
तो कल तक के लिए कहा जी टाटा बाय बाय थैंक यू।